अमिताभ बच्चन इतने हार्ड वर्किंग एक्टर हैं, इतने हार्ड वर्किंग एक्टर हैं कि मतलब अनबिलीवेबल। अब उनका शॉट हो गया, ओके बोल दिया डायरेक्टर ने, मुझे कैमरा भी हटा दिया, तो अपने आप में कुछ बोल सकते हैं, एक और करें, एक और करें। मैंने कहा अमित जी वो चला भी गया है, उसका हो गया, अभी अभी इसके बाद आप रिहर्सल करने की आपको जरूरत नहीं। नंदिता दास मेरी होंठ पे हाथ रखते हैं, तो ऑब्वियसली उनको भी आदत थी, मुझे भी आदत है, तो ऐसे करके कुछ हो गया। तो दीपा कहती मैं तुमको उसके दांत मांजने के लिए नहीं कह रही हूँ, बहुत हल्के से इसको करो। डर गए थे लोग उस फिल्म में जब वो पूरा गेटअप देखा था। आपका क्या रिएक्शन था जब आपने फर्स्ट टाइम अपने आप को देखा था? मेरी मम्मी ने कहा था कि देखो ये शायरों की उसमें पढ़ना नहीं, ये अच्छे अच्छे अल्फाज कहेंगे और तुमको फंसाएंगे, तुम उसमें पढ़ना नहीं। मैं उसी में पढ़ी। दैट रोमांसिंग विद धर्मेंद्र जी, आपने काफी लोगों को स्कैंडलाइज भी कर दिया। जो लोग पिक्चर तो एक साइड छोड़ के वो किसिंग सीन को लेके लोगों ने इतना ये ओ डू यू फील स्टिल इंडिया इज अंडर दैट थिंग? बट जहाँ एक और आप इस तरह की कमाल की फिल्में कर रही थी, एक और फिल्म आपने की थी इंडियाज वर्जन ऑफ चार्लीज एंजल, जहाँ पे you were one of the Charlie's Angel. Kaka was there, Rajesh Khanna साहब, and you also danced to a song called वो तो आप मुझे बताइए, याद ही मत दिलाइए। लौंगी मिर्ची, मैं शोलापुरची। अरे लवंगी मिर्ची। फिल्म का नाम अशांति। अशांति। तो अब जो है उसमें उस जमाने में जो है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं होता था कि किसी भी डांस डायरेक्टर के पास इतना वक्त होता था कि आपको 3-3 4-4 रिहर्सल। आज तो लोग 1 महीने तक रिहर्सल करते हैं। हम सब लोग इतनी सारी फिल्मों में काम कर रहे थे और डांस डायरेक्टर भी इतना सारा काम कर रहे थे कि उनको बिल्कुल भी टाइम नहीं होता था। मुझे जो है डांस सिफर, जीनत अमान सिफर, परवीन भाभी सिफर। वो मतलब इंडियन सॉन्ग्स में, वेस्टर्न सॉन्ग्स में बहुत अच्छा करती थी। तो मैंने साहब बोल दिया था, पीएल राज उसके कोरियोग्राफर थे, और आप देखिए कि मिथुन चक्रवर्ती जो इतना अच्छा नाचते हैं, उनको एक ढोल दे दिया और फिर हम लोगों को नचा रहे हैं इस पे। तो मैंने कहा आप जो है मुझे डांटना नहीं, क्योंकि अगर आप डांटेंगे ना तो मेरे से बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। और आपने देखिए रिहर्सल नहीं दी है, तो आप प्लीज़ आप ज़रा सब्र से काम लीजिए। तो उनके चेहरे पे कितना दुख होता था और उनको लगता था एक कोड़ा मारना चाहिए इन लोगों को, ये कुछ कर ही नहीं पा रहे। मगर नहीं नहीं बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि घर जाके वो सब लोगों को इतनी पिटाई करते होंगे क्योंकि हमारी नहीं कर पाए। मगर फिर वक्त के साथ साथ मैंने रियलाइज किया कि नहीं, ये तो मैंने ही चुना है ना कि इन फिल्मों में काम करूंगी। तो ये सब सोचना कि मैं कैफी आजमी की बेटी हूँ, मैं सन जेवियर्स की पढ़ी हुई हूँ, मेरी सहेलियाँ क्या सोचेंगी, ये तुम क्या कर रही हो, ये गलत है सोचने का तरीका। अगर आप इसमें हैं तो आपको इसके साथ पूरा इंसाफ करना चाहिए। कोई I wish आपके ये आज पीछे की पड़ नहीं। जनरेशन के एक्टर्स ये सोचे समझे तो we can have more stars and actors out here. नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ऑल ऑफ देम आर वेरी गुड। देखिए ये एक बदलाव डेफिनेटली आया है कि जो कास्टिंग डायरेक्टर है ना, उसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि इकोसिस्टम बिल्कुल बदल गया है। एक चीज़ मैं बार बार कहती हूँ कि देखिए ऋषि कपूर जैसा इतना अच्छा एक्टर, वो कर्ज में उनको वो रॉक स्टार है, Right. और वो ये बजाते हैं गिटार, तो उन्होंने कहीं भी कॉर्ड्स नहीं बदले हैं, वो सिर्फ स्ट्रम कर रहे हैं उसको, और किसी ने एतराज़ भी नहीं किया। आज के दिन में ऐसा नहीं हो सकता। आज के दिन में आपको ये करना ही पड़ेगा कि आप सीखें। और ये इसलिए हुआ है कि कास्टिंग डायरेक्टर ने जो स्टॉक कैरेक्टर्स थे ना, ये ओम प्रकाश जी करेंगे, ये कन्हैया लाल करेंगे, ये जीवन करेंगे, इस तरह के बिल्कुल स्टॉक कैरेक्टर्स थे जिनको मिलता था। लेकिन अब जो है वो गाँव से उन्होंने लोगों को निकाला, छोटे छोटे शहरों से निकाला है, थिएटर के लोगों को निकाला है। तो उनके आने की वजह से पूरा इकोसिस्टम बदल गया। तो जो लीड स्टार्स हैं उनको लगा यार ये लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो मुझे भी इससे ज़्यादा सिंसियरली करना चाहिए। तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि बहुत तब्दीली आई है। दैट इज़ वेरी गुड। ऑल्सो देखिए हम लोग 12 फिल्म एक वक्त पे काम करते थे, 12 फिल्मों में।
ओके। वाओ। अब मैं जाती थी उसकी नमकीन की शूटिंग के लिए, जो फिल्म सिटी में हो रही है। 7 बजे की शिफ्ट है। संजीव कुमार कभी 11:30 बजे से पहले नहीं आए। Okay. तो मैं जो सुबह में अपनी मम्मी से कहती हूँ, मम्मी प्लीज़ आप मुझे इतना जल्दी मत उठाइए, वहाँ बिल्कुल नहीं, हीरो नहीं आएंगे। तो वो क्योंकि खुद एक्ट्रेस थिएटर की, उन्होंने कहा बेटा इससे आपका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। क्या बात। आपने जो है अपने प्रोड्यूसर को कहा है कि मैं वहाँ रहूँगी, तो आप वहाँ रहिए, बैठिए, कुछ करिए, लेकिन यू हैव टू गो ऑन टाइम। वो थिएटर का डिसिप्लिन था। उस ज़माने में वैनिटी वैन्स नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, तो हमको सेट पे ही जी। बैठना पड़ता था। तो ऐसा होता था कि 11:30 बजे संजीव कुमार आते थे, फिर 2-4 शॉट्स होते थे, फिर उसके बाद वहाँ से लेके फिल्मिस्तान मुझे जाना पड़ता था। 2 to 10 शिफ्ट में 7 बजे आते थे शत्रुघ्न सिन्हा। तो फिर आदत पड़ गई। फिर मुझे याद है कि पहली बात जो मुझे वहीदा रहमान ने सिखाई थी, कहा था, वो कहा था कि बेटा सब्र सीख लो, बहुत वेटिंग टाइम होता है, और आपको अगर आपका मूड ख़राब हो गया या आप उससे बेजार हो गए तो आपके काम को अफेक्ट होगा। तो ये आप बिल्कुल समझ लो कि इसका जो है द वेटिंग गेम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वेटिंग गेम। हॉलीवुड में ऐसा बिल्कुल नहीं है। बड़े से बड़ा स्टार जो है, अगर वो 15 मिनट लेट आएगा तो उसको इतनी बुरी लुक्स सब लोगों से मिलती हैं, क्योंकि फिर सबके शेड्यूल उसकी वजह से ख़राब हो रहे हैं। तो आई थिंक दैट डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो काफ़ी आ गया है वो डिसिप्लिन। नहीं तो एक ज़माने में सिर्फ अमिताभ बच्चन और शशि कपूर थे जो बिल्कुल वक्त पर आते थे, नहीं तो उसको अहमियत ही नहीं दी जाती थी कि आप वक्त पे आइए। Since you mentioned नमकीन, आपने इतने सारे कमाल के डायरेक्टरों के साथ काम किया था, आर्ट सिनेमा, कमर्शियल सिनेमा, इंटरनेशनल, सब कुछ हो रहा था, बट एक डायरेक्टर जिनके साथ देर आए दुरुस्त आए, दैट इज गुलजार साहब। जी। नमकीन तो फिल्म थी कमाल की, बट आई वांट टू टॉक टुडे अबाउट दैट फिल्म जो कभी रिलीज नहीं हुई, एंड दैट्स लिबास। फैबुलस म्यूजिक, सिली हवा छू गई, खामोश सा अफसाना, पंचम दास ग्रेटेस्ट वर्क में गिना जाता है। सिली हवा नहीं, एक वो बहुत अच्छा है जी। क्या भला है क्या बुरा है, खामोश सा अफसाना। नहीं, मेन हिट वन इज सिली हवा छू गई, was it सिला सिली? बदन छिल गया। हाँ, that was from नमकीन, या। या सो कमिंग बैक टू लिबास, मैंने उसकी कहानी पढ़ी थी एंड आई वाज शॉक्ड विद द क्लाइमैक्स ऑफ दैट, क्योंकि एक किताब निकाली थी गुलजार साहब ने जहाँ पे पूरी कहानी थी। मैंने गुलजार साहब से भी पूछा था, ही सेड वो दिन है और आज का दिन है, किसी ने उस तरह का क्लाइमैक्स लिखा नहीं है, जहाँ पे अ फीमेल डिसाइड्स टू गो विद बोथ द हस्बैंड एंड द लवर। प्लीज शेयर अस समथिंग अबाउट दैट फिल्म, सच अ बोल्ड फिल्म। उस फिल्म में नसीरुद्दीन शाह, राज बब्बर और मैं हैं, और उनका ये कहना है कि ये शादी जो है लिबास नहीं है कि आप उतार दें और उसको फिर समझें कि अच्छा फिर ऑर्डर, ये कमिटमेंट है। और ये जो है जो उसका एंड था ख़ास तौर से, ये एट दैट टाइम वाज अ वेरी फॉरवर्ड क्लाइमैक्स। अफसोस कि वो प्रोड्यूसर से कुछ डिफरेंसेस हो गए, जिसकी वजह से वो आज तक डब्बे में पड़ी हुई है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आज भी रिलीज़ हुई तो वो फिल्म अपना मार्क ज़रूर करेगी। लेकिन देखिए ऐसा नहीं है, बिकॉज आप एक बहुत कमर्शियल फिल्म मैंने की थी प्रकाश मेहरा की, ज्वालामुखी, जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा और विनोद मेहरा है, और उसमें मैं बहुत आराम से गाना गाती हूँ, हम तेरे बिना भी नहीं जी सकते और तेरे बिना भी नहीं जी सकते। हाँ, फॉर दैट टाइम इट वाज सच अ रेवोल्यूशनरी थिंग फॉर एन एक्ट्रेस टू डू। तो ये ऐसी ऐसी चीज़ें आके जाती हैं, मगर बेसिकली वो जो ट्रेडिशनल स्टीरियोटाइप है औरत का, उसी में ज़्यादातर ख़ास तौर से हिंदी सिनेमा में होता था। अब ऐसा नहीं है, अब जो है तब्दीली डेफिनेटली आ रही है। ऑफ कोर्स। जब आपने बच्चन साहब की बात की, तो भले आपने परवरिश अमर अकबर एंथनी में काम किया था, बट एक फिल्म थी जहाँ पे वो आपके जोन में आए थे, एंड दैट वाज द रियलिस्टिक एक्टिंग इन मैं आजाद हूँ। जी।
इस बार कैसे लगा था कि वीडियो से वेलकम टू द गैंग? नहीं, मगर अमिताभ बच्चन इतने हार्ड वर्किंग एक्टर हैं, इतने हार्ड वर्किंग एक्टर हैं कि मतलब अनबिलीवेबल है। अब उनका शॉट हो गया, ओके बोल दिया डायरेक्टर ने, वो जो कैमरा भी हटा दिया, वो अपने आप में कुछ बोल सकता है, एक और करें, एक और करें। मैंने कहा अमित जी वो चला भी गया है, उसका हो गया, अभी अभी इसके बाद आप रिहर्सल करने की आपको ज़रूरत नहीं है। फिर एक जावेद साहब ने लिखी थी वो फिल्म, जी। तो उसमें बहुत ही म्यूटेड हमारा रिलेशनशिप है। तो एक जगह एक्सप्रेस वो लोग एक दूसरे से ज़्यादा नहीं करते, बस एक बार वो उनको मेम साहब कहता है, मुझे मेम साहब कहते हैं, और फिर वो कहते हैं अमिताभ बच्चन कहते हैं मैं कहती हूँ मेम साहब नहीं, सुभाषिनी। तो वो मेरी तरफ देख के कहते हैं सुभाषिनी। तो अमिताभ बच्चन कहते हैं जितना निचोड़ के इसको कर सकते हो करो, क्योंकि ये सबसे ज्यादा रोमांटिक मोमेंट है। जावेद अख्तर जो है बहुत ज्यादा रोमांटिक चीजें नहीं लिखते, इसमें निचोड़ के डाल दो। आई रिमेंबर दैट। बट अमिताभ बच्चन की खुसूसियत ये है कि वो जो भी राइटर है ना, उनकी तरह से वो अपना लहजा बदलते हैं। अगर आप उनको राही मासूम रजा की फिल्में देखें तो बिल्कुल वैसी बात करते हैं, गुलजार साहब की तो बिल्कुल गुलजार, जावेद साहब की तो बिल्कुल जावेद साहब की। तो वो एक बहुत ही सिंसियर और डेडिकेटेड एक्टर, और एक्टर तो है ही कमाल के। एक और कमाल के एक्टर की शुरुआती दौर की फिल्म आपने की थी, दैट इज एक डॉक्टर की मौत। यू नो, फैबुलस फिल्म। पंकज कपूर सर वाज अमेजिंग, यू वर अमेजिंग, बट उस फिल्म में इरफान खान, वन ऑफ हिज अर्लीस्ट वर्क, आई थिंक इट वाज हिज फर्स्ट फर्स्ट या सेकंड, फर्स्ट वाज सलाम बॉम्बे और ये शायद हाँ सेकंड थी हाँ उनकी। हाँ। कैसा था? तभी आपने कहा कि मैं लोगों को देख के पहचान जाती थी कि ये बात है इस बंदे में, तो कहीं वो लगा था इरफान खान के बारे में? नहीं, एक तो ये लगा था कि ये मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ है। मुझे ऐसा लगा था कि ये थोड़ा सा नसीरुद्दीन शाह की फैमिली को ये बिलोंग करता है, लेकिन एक्चुअली तो एक डॉक्टर की मौत में मेरी नज़र जो है वो पंकज कपूर से हटती ही नहीं। और मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि उनको नेशनल अवार्ड नहीं मिला उस परफॉर्मेंस के लिए। उनका कमाल का परफॉर्मेंस है, और जो रिलेशनशिप है मियाँ बीवी का, वो बहुत अच्छा। तपन सिन्हा बहुत अच्छे डायरेक्टर थे, और ये जो बारीकियां हैं रिलेशनशिप्स की वो बहुत अच्छी हैं। मुझे याद है कि जब मेरी मम्मी ने फिल्म देखी और उन्होंने कहा कि अगर एंड पे मैं ये नहीं देखती कि ये डॉक्टर जा रहा है अमेरिका, तो मेरा हार्ट फेल हो सकता था, मुझे इतना अफसोस हो। रियली बहुत 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 अच्छी फिल्म है। एंड इरफान अगेन उसके बाद इरफान के साथ फिर मैंने बहुत कम काम किया, लेकिन डेफिनेटली ऐसा लगता था कि इनकी बोलने का अंदाज डिफरेंट है। एनएसडी के थे वो, तो उनके ऊपर जो एक छापा है वो डेफिनेटली डिफरेंट था। वो इतने कामयाब होंगे शायद मुझे इतना पता नहीं था उस वक्त, लेकिन फिर आप उनका काम देखिए तो वो कमाल का काम है। और ख़ासतौर से एक फिल्म है किस्सा, जी, इसमें पंजाबी फिल्म, अनबिलीवेबल, ही इज अनबिलीवेबल, द फिल्म इज ओनली अनबिलीवेबल। फिर मुझे मौका तो शायद एक फिल्म में ऐश्वर्या राय और मैं और इरफान खान थे उस फिल्म में, उसका नाम मुझे इस वक्त जज्बा, जज्बा 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 जी। तो 90s के एरा में जब जहाँ पे एक साइड पे इतनी रोमांटिक फिल्में बन रही थी, लोग इंटरनेशनल फिल्में बना रहे थे, यू डिड अ इंटरनेशनल एसोसिएशन वाली फिल्म जो उस वक्त से लेके आज तक न्यूज में है, एंड दैट्स फायर। यू नो, एलजीबीटीक्यू पे इस तरह की फिल्म शायद कभी इंडियन ऑडियंस ने नहीं देखी थी। मैम, आई वांट टू नो, जब स्क्रिप्ट सुनाई गई थी आपको एज एन एक्टर, डिड यू चैलेंज योरसेल्फ कि क्या मैं ये कर सकती हूँ? ये बहुत चैलेंजिंग हुआ होगा आपके लिए कि क्या मैं कर सकती हूँ या क्या मैं करूँ इसको। क्योंकि मुझे स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन मुझे मालूम था कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हिंदुस्तान की सोसाइटी में बात ही नहीं करते हैं उसके बारे में, ऐसा मतलब उसको कारपेट के नीचे घसीट देते हैं। तो मुझे इस बात की फिक्र हुई कि जब ये फिल्म रिलीज़ होगी तो इसके साथ क्या होगा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि देखिए, पूरा हिंदुस्तान जो है ना वो एक मोनोलिथ नहीं है, सबके सब एक तरह तो नहीं सोचते ना। तो कुछ लोगों को बहुत अच्छी लगेगी, कुछ लोग बहुत नाराज़ होंगे।
कुछ लोग बोलेंगे कि ये क्या है, क्या बकवास, लेकिन एक प्रोसेस ऑफ क्वेश्चनिंग हम्म, शुरू होगा। और मुझे लगता है कि फिल्म यही कर सकती है कि आपको जो है क्वेश्चन करने पे मजबूर करे। तो मुझे ये मालूम था कि फिर मैंने जब जावेद साहब से बात की तो उन्होंने कहा कि देखो तुमको स्क्रिप्ट अच्छी लगी, मैंने कहा जी। तो उन्होंने कहा फिर करो, ये जानो कि ये विदाउट कंट्रोवर्सी नहीं होगी, लेकिन अगर तुम समझती हो कि ये जब फिल्म रिलीज हो जाए और लोग आपसे सवाल करें तो आप इसको डिफेंड कर सकोगे। मैंने कहा हाँ, मुझे यकीन है कि दीपा बहुत सेंसिटिवली इसको हैंडल करेंगे। तो उन्होंने बोला अच्छा करो, ऐसे हुआ। but all those love making scenes were वेरी you डिफिकल्ट, yeah वेरी वेरी डिफिकल्ट। वो पहले ही दिन उन्होंने, और मैं नंदिता को जानती तो नहीं थी, तो पहले ही दिन उन्होंने रिहर्सल के दौरान उन्होंने कहा कि यू डू द इंटीमेट सीन। इसकी बहुत वो इसका बहुत वो ख्याल रखती थी कि कोई और नहीं हो सेट पे, सिर्फ कैमरा पर्सन और हम दोनों और नंदिता और दीपा। तो इन कैमरा जिसको बोलते हैं, इस बात का वो बहुत उन्होंने अ, एहतियात किया था। तो जब पहले दिन वो जो किसिंग सीन करना था वो बहुत ही डिफ़िकल्ट था। तो उसमें ऐसे नंदिता दास मेरे होंठ पे हाथ रखती हैं, तो ऑब्वियसली उनको भी आदत थी, मुझे भी आदत है, तो ऐसे करके कुछ हो गया। तो दीपा कहती है मैं तुमको उसके दांत मांजने के लिए नहीं कह रही हूँ, बहुत हल्के से इसको करो। तो ये सब थी ऑकवर्ड, ऑफ कोर्स इट वाज डेफिनेटली वेरी ऑकवर्ड, लेकिन क्योंकि बहुत एहतियात से की गई, इसलिए जो है मुझे मालूम है कि ज़रा भी एक्सप्लॉयटेटिव नहीं है वो जी। फिल्म। और अब जो है इतने सारे सालों के बाद भी, 25 साल हो गए फिल्म को, अभी भी कितने सारे लोग हैं जो मेरे पास आते हैं और वो कहते हैं कि आपने हमको आवाज़ दी और शुक्रिया बहुत बहुत, क्योंकि उस वक्त तक तो ये बात भी नहीं होती थी। और ऑफ कोर्स टुडे इट्स अ मच बेटर प्लेस फॉर द एलजीबीटी। Of course. But ये जो आवाज की बात की आपने मैम, you never shied away from talking or being part of topics which were relevant, या जो भी social issues होते थे उसमें आप जुड़े हुए रहते। I remember you did that AIDS का ad जहाँ छूने से नहीं फैलता, that became हर घर घर में वो पहुंच गया था। आज हम देखते हैं तो लोग सोशल मीडिया से इतने डरे हुए हैं कि किसी भी बात को खुल के बोल नहीं पा रहे। क्या व्यूज है आपके उसके बारे में? देखिए सोशल मीडिया में कुछ ताकत है और कुछ गड़बड़ भी है, बिकॉज अनोनिमस होता है ना। तो अनोनिमस होता है, आप जब अपने नाम को ही नहीं बता रहे हैं तो कोई भी किसी के बारे में कुछ भी कह देता है। कुछ लोग उससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, मैं इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं होती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो प्रवोक किया जा रहा है वो सिर्फ इसलिए कि आप इसको रिएक्ट करें। आप अगर इस पर रिएक्ट करें तो फिर एक लंबा किस्सा शुरू हो जाता है, तो मैं उसको बिल्कुल इग्नोर करती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक खुली छूट हाथ में आ गई है। लेकिन मैं ऐसा भी समझती हूँ कि देखिए एक्टर्स जो है पब्लिक फिगर्स हैं, और पब्लिक फिगर्स होने की वजह से उनको इतना प्यार मिलता है, शायद वो जब डिज़र्व भी नहीं कर रहे तो उतना प्यार उनको, उनकी फैमिली को, हर चीज़ को मिलती है। तो ये उसका दूसरा तरफ है। तो उसको ख़ास तौर से ट्रोलिंग जो है, और बहुत सारी ट्रोलिंग तो पैसे से होती है, उसको क्या सीरियसली लेना। आई डोंट लेट इट अफेक्ट मी वेरी मच। But coming back to the social causes, you had guts to do that in outer, वो guts कहीं ना कहीं डैड के वजह से आया या सोशल बैकग्राउंड जो था आपका? अब्बा की वजह से, ज़्यादातर तो अब्बा की वजह से। क्योंकि देखिए अब्बा ने जो है 70 साल पहले एक नज़्म लिखी थी औरत। उस ज़माने में जब ये माना जाता था कि औरत का काम है घर पे बैठना और बच्चों की देखभाल करना, और ये शायर कहते हैं उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। तो इट वाज रेवोल्यूशनरी फॉर द टाइम। हमारे घर में फिर ऐसे ही मैं देखती थी कि टोटल जेंडर इक्वालिटी थी। जो मुझे लगता है कि मेरा जो काम स्लम ड्वेलर्स के साथ हुआ है
वो भी अब्बा का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है उस पर, क्योंकि उन्होंने एक नज़्म लिखी है मकान। वो द आयरनी ऑफ द कंस्ट्रक्शन वर्कर के बारे में है कि वो अपनी खून पसीने से वो मकान बनाता है, वो बिल्डिंग बनाता है, और जब बिल्डिंग बन जाती है तो उसको इतनी भी इजाज़त नहीं है कि वो उस बिल्डिंग में खुद जाए। एक चौकीदार अब बिठाया जाता है जो कहता है कि तुम इस बिल्डिंग में नहीं जाओ। तो वो कहते हैं आज की रात बहुत गर्म हवा चलती है, आज की रात न फुटपाथ पे नींद आएगी, सब उठो, मैं भी उठूं, तुम भी उठो, तुम भी उठो, कोई खिड़की इसी दीवार में खुल जाएगी। तो वो जो खिड़की है वो जुल्म के खिलाफ जो खिड़की है, नाइंसाफ़ी के खिलाफ जो खिड़की है, उसकी बात कर रहा है शायर। तो ये तो यकीनन विरासत में मिली थी मुझे, तो ये काम देर आए पर दुरुस्त आए हुआ, तो ये इनेविटेबल है मेरे लिए ये करना। जो मेरे उसूल हैं, जो मेरी बिलीफ सिस्टम है, इनफैक्ट मुझे लगता है कि जावेद साहब से मेरी इतनी बनती इसलिए कि हम दोनों का वर्ल्ड व्यू बिल्कुल एक ही है, और इतने ज़्यादा मिलते जुलते ना। वो भी जानिसार अख्तर के बेटे हैं, मैं कैफ़ी आज़मी की, लखनऊ के हैं, पोइट्री में इंटरेस्ट है, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, तो देयर सो मेनी थिंग्स टुगेदर कि लोग आमतौर पे ये कहते हैं कि अरे इनकी तो अरेंज्ड मैरिज होनी चाहिए थी। बट ये साइड में जो फिल्मों में अगेन यू लुक सो ब्यूटीफुल, ये हिंदी एक्टर्स ने कभी शायद किया नहीं था कि अपने आप को सबसे ज्यादा डरावना दिखाया जाए, एंड दैट वाज इन मकड़ी, यू नो दैट विच 22 इयर्स अभी रिसेंटली अभी वी कंप्लीटेड, बट वो डर गए थे लोग उस फिल्म में जब वो पूरा गेटअप देखा था। आपका क्या रिएक्शन था जब आपने फर्स्ट टाइम अपने आप को देखा था? हमने बहुत मेहनत की थी उसके लिए, बहुत 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 मेहनत की थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि इसका जो लुक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अर्जुन भसीन थे उसके कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर, तो उन्होंने ये तय किया था कि इसको इतनी ज़्यादा हाइट देंगे, तो 12 इंच के हाइट हील्स पे मुझे चलना पड़ता था। तो मुझे एक्चुअली बाकायदा घर पे प्रैक्टिस करना पड़ता था, क्योंकि वो इतना आसान नहीं है। और फिर बहुत सारे हमने टेस्ट किए। मुझे ये यकीन था कि अगर ये शक्ल मेरी ठीक हो जाती तो बाकी का सब ठीक हो जाएगा। और अब भी कितने सारे लोग हैं, अब जो है वो टीनेजर्स हैं, ओल्डर, कहते हैं हम आपसे बहुत डरे थे, हमने मकड़ी आपको देखी थी। तो मैंने कहा फिर आपको मैं क्यों पसंद हूँ? कहते शुक्र है कि आप वैसी नहीं हैं। मैं कहा बहुत मुझे मज़ा आया था, और मुझे यकीन था कि ये जो है ना बहुत अच्छे डायरेक्टर बनेंगे। इन्होंने मुझे कहानी सुनाई थी एक, हम लोग गॉड मदर की किसी प्रीमियर पे जा रहे थे, और वहाँ जिस तरह से वो कहानी सुना रहे थे, मुझे ऐसा लगा कि ये इनमें बात है, ये कर पाएंगे। और फिर देन शेखर कपूर, विशाल भारद्वाज, that selections of directors, yes, of course. But जावेद साहब की जो अभी बात की आपने, next month you are celebrating your 40th wedding anniversary, right? 9th December. पहले तो मुझे ये जानना है, जो आपने इतने तो सिमिलैरिटीज बताए एक दूसरे के साथ, बट रोमांटिक जावेद साहब ने रिसेंटली भी कई काफी चीज मस्ती में करते रहते हैं, वो पहला प्रपोज किसने किया था, आपने या जावेद साहब ने? क्यों शायरी तो आपको इम्प्रेस कर नहीं पाएंगे, कैफी आजमी साहब को मैच नहीं कर पाएंगे। नहीं, और मेरी मम्मी ने कहा था कि देखो ये शायरों के उसमें पढ़ना नहीं, ये अच्छे अच्छे अल्फाज कहेंगे और तुमको फंसाएंगे, तुम उसमें पढ़ना नहीं। मैं उसी में पढ़ी। तो मुझे याद नहीं है कि मैंने कहा या उन्होंने कहा, लेकिन असल में क्या हुआ कि हमको एक दूसरे से बात करने में इतना मज़ा आता था, इतना मज़ा आता था कि और कुछ समझ में ही नहीं आता था। एक मरतबा मुझे याद है कि हमने ये तय किया था कि अच्छा अब हम तोड़ देंगे, ये बहुत मुश्किल सर्कमस्टेंसेस हैं, और 3 महीने तक हमने एक दूसरे से बात नहीं की। और फिर उसके बाद हमने कहा कि चलो एक आखिरी बार मिलते हैं ताकि इसको ख़त्म करें डिसेंसी से। उस दिन बात करते गए, और फिर जब उन्होंने मुझे घर छोड़ा, मैंने कहा अरे जो मेन बात करनी थी वो तो रह ही गई। तो इसे बात करने में कितना मज़ा आया ना, बाद में इसके बारे में सोचेंगे। तो इस तरह से एक बहुत दोस्ती, और इट्स अ गुड रिलेशनशिप। पर आज इतने साल बाद जावेद साहब के साथ जो रिलेशन है, व्हाट बेस्ट थिंग अबाउट हिम एज दैट पार्टनर, जो लाइफ पार्टनर, कौन सी चीज है? मुझे लगता है वो बहुत फेयर आदमी है। उनका सेंस ऑफ फेयरनेस
बहुत है। और एक चीज़ मैंने उनमें देखी जो मैं बहुत एडमायर करती हूँ, कि वो जो है ना छोटों से बहुत बहुत मुहज़्ज़ब तरीक़े से बात करते हैं। आमतौर पे होता ये है कि आप छोटों के सामने उसको बहुत डिसमिस करते हैं, और जो बड़े लोग हैं उनके सामने आप बहुत झुकते हैं। ये बड़ों के सामने बिल्कुल नहीं झुकते, और जो छोटा इंसान है उसके साथ बहुत तमीज़ से पेश आते हैं। ये भी जो उनके वैल्यू सिस्टम है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर ऑफ कोर्स उनका विट, उनका ह्यूमर, उनका इंटेलेक्ट, ये सब चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है। और असल में क्या होता है कि अगर आप हमको एक शादीशुदा पैमाने से अगर नापेंगे तो शायद हम उसमें फिट नहीं होंगे। मतलब मेरा कोई ऐसा रिश्ता नहीं कि तुम बीवी हो तो तुमको ये करना है, या तुम शौहर हो तो तुमको ये करना है। इतना स्ट्रैटेजाइज नहीं किया है, बस इट जस्ट फ्लोज नॉर्मली। मगर एक बात ज़रूर है कि मैं, क्योंकि छोटे तौर पर सोचती हूँ, डिटेल में सोचती हूँ मगर छोटा सोचती हूँ, और वो हर चीज़ को बहुत बड़ा सोचते हैं। तो हम लोग एक घर बना रहे थे खंडाला में, मुझे पता ही नहीं था कि ये क्या किस तरह का घर बनाना चाह रहे हैं। तो मैंने सोचा था एक वीकेंड कॉटेज बनाएंगे, और फिर मैंने देखा कि बाप रे, ये तो इतना बड़ा, इतना आलिशान होने लगा है। तो फिर हम लोगों की बहुत इस चीज़ पे बहुत लड़ाई होती थी। तो उनके जो है एक बेस्ट फ्रेंड थे फरहान मुजीब, उन्होंने मुझे कहा कि देखो, घर जो है ना सिर्फ एक आदमी का सपना हो सकता है। ये आदमी जो है सड़क पे सोया है, ये आदमी को 3-3 दिन खाना नहीं मिला है, इनका एक सपना है, तुम बहुत कंफर्टेबल सर्कमस्टेंसेस में जियो, तो ये उनका सपना उनको फुलफिल करने दो। और एक बात मैं तुमको वैसे भी बताऊं, तुम अंकुर हो और वो शोले। क्या बात तो है। वो बात जो है वो सीधे मेरे ध्यान में बैठ गई कि हाँ, ये तो करेक्ट है। फिर उसके बाद हमारी पूरी लड़ाइयाँ खत्म हो गई। तुम अंकुर हो और वो शोले। रिसेंटली आल्सो किसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वो मेरी वाइफ नहीं है बट मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। हैं। So that friendship is still Yes, very much. We are each other's friends before we are anything else. और उसको मैं बहुत वैल्यू करती हूँ, क्योंकि वही बुनियाद है। वो फ्रेंडशिप है और रिस्पेक्ट है। जी। और रिस्पेक्ट ये है कि देखिए, वो मुझसे अलहदा एक शख्स हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम दोनों ही हर चीज़ में एक बंधे हुए रहें। यू सी, आई थिंक प्रॉब्लम ये है कि जब आप सिर्फ अपनी शादी को या अपनी रिलेशनशिप को, आपका पूरा ध्यान सिर्फ उसी पे रहता है, तो आप बर्डन बन सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी में भी कुछ अपने आप का कर रहे हैं, वो अपनी ज़िंदगी में अपने आप कर रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्दी रिलेशनशिप हो जाती है, मेरा ऐसा ख्याल है। तो उन्होंने ये भी कहा था कई बार कि ये जो गाना है पर्टिकुलरली मैंने शबाना को सोच के लिखा हुआ है। लाइक आई थिंक कत्थई आंखों वाली जी। जो सॉन्ग था, जी। तुम मुझे क्यों नहीं मिले पहले, रोजे कह के ऐसे कई गाने हैं या ओनली दिस वन? देखिए, कई तो नहीं है मगर 2-4 हैं। लेकिन एक गलतफहमी लड़कियों को ये हो जाती है कि एक लड़की को देखा तो ऐसा हाँ। लगा। तो वो मेरे पास आती हैं लड़कियां, और कहती हैं कि बाप रे, कितना रोमांटिक, कितने रोमांटिक गाने लिखते हैं। तो आपसे भी बस सिर्फ रोमांटिक बातें ही होती होंगी ना, कैसा लगता है? मैंने कहा, इनमें एक रोमांटिक हड्डी नहीं है। तो कहते हैं, क्या मतलब, क्या? मैंने कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो जावेद साहब कहते हैं कि देखिए, अगर आप सर्कस में काम कर रहे हैं और आप ट्रिपीज आर्टिस्ट हैं, तो घर में थोड़ी उल्टे लटके रहेंगे। ये है उनका, इस तरह से पतली गली से निकल जाते हैं। लेकिन ये ज़रूर होता है कि अगर मैं ट्रबल में हूँ, अगर कोई मुझसे बदतमीजी तो बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन अगर मुझे वो aspersions, अगर मुझे मेरी तरफ कहीं भी डेंजर है, तो मुझे लगता है कि जावेद साहब बिल्कुल एक कोबरा की तरह उठ के अपने फन निकाल के खबरदार जो मेरी बीवी से कुछ कहा, तो वो सिक्योरिटी मुझे उनसे कंप्लीटली मिलती है, उनको भी शायद मुझसे मिलती है। दैट इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग। मगर मैरिज में
एवरीडे एडजस्टमेंट है। ये बहुत ज़रूरी है कि हम समझें कि ऐसा, अच्छा रोमांस करते हुए तो आपने सोचा था ऐसा है मैरिज और उसके बाद जो है वैसे ही रोमांस रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। रोमांस इज द फर्स्ट थिंग दैट फ्लाइज आउट ऑफ द विंडो। और मैरिज में इतनी मंडेन चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं और एक दूसरे के दोस्त हैं तो कुछ कॉम्प्रोमाइज़ आप करते हैं, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ वो करते हैं। आप उसको कॉम्प्रोमाइज़ बोलिए या एडजस्टमेंट बोलिए। मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैरिज इज़ एन एवरी डे एडजस्टमेंट। और अगर हम ये सम हम अपने दोस्तों के लिए एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं, हम अपने भाई बहनों के लिए एडजस्ट करने के लिए तैयार हैं, हम अपने माँ बाप के लिए एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं, मगर अपना जो पार्टनर है उसके साथ एडजस्टमेंट नहीं करना चाहते हो तो कितनी गलत बात है ये ना। दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू डू। और वो एडजस्टमेंट को आप कॉम्प्रोमाइज़ क्यों बोलती हैं, आप उसको नेगेटिव तरीके से क्यों सोचते हैं? क्योंकि जब इतनी अच्छी चीज़ें आपको उस रिश्ते में मिल रही है, और मैं ये मानती हूँ कि अगर आपका अच्छा रिश्ता है, नॉट नेसेसरली ओनली इन मैरिज, इन पार्टनरशिप ऑल्सो, तो उससे ज़्यादा नर्चरिंग और कोई चीज़ नहीं हो सकती है। टच वुड। वेरी ट्रू। सवाल तो बहुत सारे, लेकिन वी हैव टू टॉक अबाउट रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, दैट रोमांसिंग विद धर्मेंद्र जी। यू हैव वर्क विद हिम अर्लियर, मर्दों वाली बात में आपने काम किया जी था, बिच्छू नाम की एक फिल्म थी जो जी। बनी नहीं थी, बट यहाँ पे रोमांसिंग हिम, ऑल दोस लवली रेट्रो सॉन्ग्स एंड दैट रोमांस, प्लीज शेयर अस समथिंग अबाउट। देखिए करण जौहर बिल्कुल कन्विंस थे इसके बारे में। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है कि वो उठ के अभी ना जाओ छोड़कर दोनों गाना गाने लगे, ये कैसे होता है? तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे यकीन है कि ये मेरे दिल को इतना छूता है कि ये लोगों को भी पसंद आएगा। और तो आई वेंट अलॉन्ग विद हिज विजन। फिर जब ये कैरेक्टर मुझे मिला तो मैंने सोचा था कि ये इस तरह से टिपिकल बंगाली की तरह ड्रेस करेंगे। और मनीष मल्होत्रा जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने कहा था नहीं नहीं, इसको यूजुअल नहीं बनाते हैं, इसको किसी तरह से और करते हैं। तो आई वेंट अलॉन्ग विद देम। फिर करण जौहर ने जब पहली बार मुझे दिखाते हैं रॉकी और रानी में, तो मैं एक सिल्क की साड़ी पहने हुए हूँ, मेरे इतने लंबे बाल यूँ खुले हैं और मैं खाना बना रही हूँ। तो मैंने कहा करण, कौन औरत जो इतने लंबे खुले बाल करके और खाना बना के उसके पूरे बाल ही उसके अंदर चले जाएंगे? कहती करण जौहर की फिल्म में ऐसा था, बस आप कर लो। तो मैंने कहा अच्छा चलो कर लो, और फिर वो कामयाब हो गया, थैंक गॉड फॉर इट। धर्म जी, सी धर्म जी जो है ना, वो मेरे अब्बा के बहुत बड़े फ़ैन रहे हैं, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे गाने अब्बा ने उनके लिए लिखे हैं। हाँ नहीं, और शोला और शबनम और क्या क्या जाने क्या ढूंढती रहती है ये आंखें उनमें। तो अब्बा को बहुत एडमायर करते हैं, और बहुत ही महज़्ज़ब मीठे इंसान हैं, और शायरी का उनको वैसे ही शौक़ है। तो वो जो हैं अब्बा की बात करते थे मुझसे, या जो हैं वो शायरी की बात ज़्यादा करते थे। लेकिन जो उनकी वार्मथ है ना, वो पूरे सेट पे जब आते थे तो सब लोगों को लगता था कि ये एक एक बहुत ही सिंसियर और अच्छे आदमी है। और इस वजह से जो है उनके साथ काम करना तो बहुत ही अच्छा लगा। बट आपने काफी लोगों को स्कैंडलाइज भी कर दिया, जो लोग पिक्चर तो एक साइड छोड़ के वो किसिंग सीन को लेके लोगों ने इतना ये ओ, डू यू फील स्टिल इंडिया इज अंडर दैट थिंग? नहीं नहीं, मगर इसमें मुझे लगता है ऐसा है कि क्योंकि वो ओल्डर कपल करता है तो दैट्स व्हाई इट स्कैंडलाइजेस देम। लेकिन इतनी छोटी सी वो चीज़ थी कि वो आधे मिनट में ख़त्म हो गई। तो ना तो धर्म जी के लिए ना ही मेरे लिए वो इतनी बड़ी बात थी। उसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस ये है कि वो बाकी कैरेक्टर्स उसको किस तरह से, और वो सब लोगों ने बहुत अच्छा उसमें रिएक्शन दिया। तो एक वक्त ऐसा हुआ कि सिर्फ उसी की बात हो रही थी, मैंने कहा रहने दो ना, अब फिर वो इट्स मच बिगर देन दैट। ओके, बट ये आजकल जो मैम आपने बात की कि जो आप शूटिंग पे जाते थे, यू हैव वर्कड अंडर सर्कमस्टांसेस जहाँ पे जंगल में शूट होता था, छोटी छोटी जगहों पे शूट होता था, सेट नहीं होता था, मेकअप रूम नहीं होते। आज जो ये ऑन्टराज जो पूरा चलता है एक एक्टर के साथ, एक एक्टर है 5-6 वैन्स लेकिन चलते, एक वैन में खाना बनता है, एक में जिम होता है, एक में गाड़ी खड़ी रहती, क्या क्या होता रहता है। आप जब ये देखते तो हाउ डू यू रिएक्ट टू दैट? नहीं देखिए, मैं प्रोड्यूसर से पूछती हूँ आप ये क्यों करते हैं? तो प्रोड्यूसर कहते हैं कि इनकी वजह से हमको पैसा मिलता है, जिसकी वजह से हम ये फ़िल्म बना सकते हैं।
लेकिन मुझे अब ऐसा लगता है कि अब एहतियात बरतना खुद जो एक्टर्स हैं वो भी समझ गए हैं, क्योंकि जब आप इतना ज़्यादा बर्डन कर देते हैं फिल्म को जी एक्सेसिव चीज़ों से, तो फिर वो फिल्म के ऊपर बोझ बनता है। वो नहीं होना चाहिए, बिकॉज देन इट you're cutting your nose to spite your face ना। तो उसका जो है मुझे लगता है कि अब इसके बारे में इतनी ज़्यादा बात हो रही है कि आई होप कि कोई नतीजा इस पे निकले। आप फिल्म पे जितना चाहे खर्च करिए, आप अपनी प्राइस जो चाहिए वो करिए, मगर उसके बाद फिर ये एक्सट्रीनियस चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। मगर मैं आपसे मांगूंगी, आप देंगे तो मैं और ऑफ मांगूंगी। कोर्स। हाँ, तो सवाल तो बहुत सारे, लेकिन वक्त का तकाजा है, और इतना कमाल का आपका करियर रहा है। आई एम स्किपिंग सो मेनी फिल्म, सो मेनी क्वेश्चंस, बिकॉज अगेन ये है तो एक छोटा सा रैपिड फायर, वन वर्ड में, ओके? ना राजेश खन्ना और शशि कपूर, मोस्ट रोमांटिक को स्टार? शशि कपूर। ओके, हैज टू धर्मेंद्र और विनोद खन्ना, मोस्ट हैंडसम को स्टार? ये टफ है। विनोद खन्ना। ओके, शबाना आजमी from Earth or Shabana Azmi from Fire, the one who dared the most? अर्थ। Okay, a co-star who was always on time. अमिताभ बच्चन, शशि कपूर। A co-star who was never on time. शत्रुघ्न सिन्हा, संजीव कुमार। Kaka? Kaka would come sometimes, but he was okay. He was not as bad as Sanjeev and Shatrughan. Okay, a co-star who was mesmerized, you know, who mesmerized you from his acting skill? नसीरुद्दीन शाह। सेम वे में ऑपोजिट, कि जिन्होंने आपका काम देखा वो mesmerize हो गया आपके काम को देख। मैं अपने मुंह मियां मिट्टू कैसे बोल सकती हूँ? अरे ये तो उन्होंने आके बोला होगा आपको कि शबाना मैम। ऐसा किसी ने नहीं। 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 Okay, a commercial film which you are super proud of? कमर्शियल फिल्म किसको बोलते हैं आप, उस पर डिपेंड करेगा। मसाला फिल्म, चलिए, एंटरटेनिंग फिल्म। हाँ, परवरिश में भी परवरिश, बट ऑल्सो रॉकी और रानी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि देखिए बिल्कुल करण जौहर की ये फिल्म है, इसमें गाने हैं, इसमें ग्लैमरस यह है, लेकिन जो बेसिक इसमें जो मुद्दे उठाए गए हैं वो विमेन्स एम्पावरमेंट के हैं, और वो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मैं ऐसा मानती हूँ कि अगर रियली आपको चेंज लाना है ना, तो वो चेंज आपको मेन स्ट्रीम सिनेमा में लाना पड़ेगा। नहीं तो अगर आप आर्ट सिनेमा में करें तो यू आर प्रीचिंग टू द ऑलरेडी कन्वर्टेड। तो अगर आपको सही मानों में चेंज लाना है तो वो मेन स्ट्रीम सिनेमा में होना चाहिए। वेल सेड, बट अ कमर्शियल फिल्म जिससे आप बहुत एम्बैरेस्ड हैं? रखवाला। रखवाला मुझे याद ही नहीं है, मगर रखवाला का मैं आपको एक किस्सा सुनाऊं। ये मैं बोनी कपूर ने मुझे दिलाई थी ये फिल्म। तो उसमें जो है मुझे पागल औरत का रोल करना था। तो मैंने उनसे पूछा कि किस तरह से आप पागलपन है, तो वो मुझे बहुत परेशान होकर देखने लगे, ये कौन सा सवाल है। मैंने कहा वो स्किज़ोफ्रेनिक है या पैरानॉइड है या डिप्रेस्ड है, उसको किस तरह का पागलपन का दौरा उसको पड़ता है। तो वो बहुत परेशान हुए। इतने में बोनी कपूर आ गए वहाँ। तो मुझे कहते हैं कि तुम क्यों परेशान कर रही हो डायरेक्टर को। तो मैंने कहा मैं एक बिल्कुल जायज़ सवाल पूछ रही हूँ कि ये साइकोटिक है या स्किज़ोफ्रेनिक है या क्या। कहती है हिंदी फिल्म पागल है। तो मैंने कहा उसका मतलब क्या है। तो उसका मतलब ये है कि आप हंसते और फिर उसके बाद रोने लगते हो, ये इनका पागलपन। तो ये इस तरह की भी चीजें हुई है जी, बट एम्बैरेसिंग। हाँ, ऑफ कोर्स। यही फिल्म या कोई और? I'm sure there must be many, but at the moment I can't remember. Okay, a film which you feel deserve to be watched more, आपकी जो फिल्म आपको लगता है कि बहुत और ज्यादा लोगों को देखना चाहिए था, it did not get that due? अपर्णा सेन की 15 पार्क एवेन्यू। उसके साथ जाती हुई। मोस्ट हॉरिफाइंग कॉस्ट्यूम जो आपने पहना था कोई फिल्म में, देख के लगता है क्यों? जो माफ करना, वो मैंने खुद ही डिजाइन किया। कौन सा? अमर अकबर एंथनी में, वो जो अमर अकबर एंथनी का जो गाना है, हाँ। उसमें वो मैंने दो टेलीफोन्स अपने कान पे लगाए हुए ना, फूल ऐसे ऐसे से। तो अब आप सोचिए कि मनी रबानी ने मेरे लिए कुछ एक येलो ड्रेस बनाया था और मुझे ऐसा लगा था नहीं ये अच्छा नहीं है, तो मैंने ये डिज़ाइन किया।
तो अब जब भी वो गाना आता तो मैं अपने आँख वाँख सब छुपा लेती हूँ कि तुम व्हाट हैड हैपेंड टू यू, व्हाई वर यू डूइंग। तो माफ करना, इस तरह की मैंने काफी हरकतें की हुई हैं। A song which you would like to omit from your filmography, कि क्यों मैं इस गाने में हूँ, या you don't like that song, या whatever. ऐसा मुझे कुछ लगता नहीं, क्योंकि मुझे जो है ना ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में आपको अपने फेलियर्स को भी उतना ही ओन अप करना पड़ता है, करना चाहिए जितना आप अपने सक्सेस को, क्योंकि फेलियर्स से भी तो आपको बहुत सिखाई True. मिलती है। आप बहुत सीखने का आपको मिलता है कि देखिए ये जो है ये गलत था, तो उसको आप एलिमिनेट कर दें तो ये उसके साथ ज़्यादती होगी, बिकॉज ऑब्वियसली दैट हैज टॉट यू Okay. समथिंग। So lastly, a song which describes Shabanaaz. जावेद साहब कौन से? ये हे माफ ये करो, देखो। माफ करो, माफ करो, माफ करो। जावेद साहब का आप कुछ कह रहे थे। नहीं, जावेद साहब ने एक नज्म लिखी है शबाना, जी। मगर वो मुझे याद नहीं है। चलिए, तो एज आई सेड सवाल तो बहुत सारे हैं, और हमारे यहाँ पे रेडियो नशा फिल्म क्लब पे हमारे लिसनर्स भी कुछ सवाल लेकर आते जी हैं, जरूर। तो हम शुरू करेंगे। या मेरा सवाल आपसे ऐसा है कि आप FTII से हैं, फिल्म एक्टिंग स्कूल से, तो वहाँ पे जो चीज़ें आपने सीखी तो कुछ रूल्स होंगे उसके, तो आपने ऐसी कौन सी फिल्में जिस फिल्म में वो रूल्स तोड़े हैं या फिर पूरे फॉलो किए हैं? अच्छा सवाल है, लेकिन पता क्या है कि काफ़ी सारी चीज़ें जो मैंने फिल्म इंस्टीट्यूट में मुझे सिखाई थी रोशन तनेजा जी, जो हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एक्टिंग हैं, वो अब तक मैं डिस्कवर करती हूँ कि अरे जब ये कहते थे इसका मतलब ये है। तो मैं समझती हूँ कि जो लोग, जो एक्टर्स ये समझते हैं कि हम सब सीख गए हैं, वो गलत है, क्योंकि आप रोज़ सीखते हो, रोज़ सीखते हो। अब उसमें से क्या चीज़ें मैंने तोड़ी ये तो नहीं बता सकती हूँ मैं, मगर मुझे जो सबसे मुश्किल काम लगता है वो उसको स्टैनिस्लावस्की कहते हैं द इल्यूशन ऑफ द फर्स्ट टाइम। आप प्रीवियसली रिहर्स्ड लाइंस को इस तरह कहते हैं कि जैसे वो आप अभी अभी उसको सोच रहे हैं, तो उसको कैसे करना, ये मुझे इसकी सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ लगती है। एक वो, और एक टू बी प्रेजेंट इन द मोमेंट। वो जो है जब आप एक्टिंग कर रहे हैं तो वो जो मोमेंट की सच्चाई है ना, उसको आप किस तरह से कर रहे हैं, ये जो है दो मुश्किल चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी हैं एक्टिंग में। और एक और चीज़ जो मुझे लगता है कि आमतौर पे जो यंग लोग हैं जो एक्टिंग करना चाहते हैं, वो समझते हैं कि एक्टिंग का मतलब है कि मैं शाहरुख खान की तरह कर लूँ, मैं दीपिका पादुकोण की तरह कर लूँ ये सीन, मैं ऋतिक रोशन की तरह कर लूँ। ये सबसे गलत चीज़ आप कर सकते हैं, क्योंकि उसकी सच्चाई तो होती नहीं, फिर आप तो सिर्फ इमिटेट कर रहे हैं। आपको समझना ये चाहिए कि एक्टिंग आपके अंदर से निकलती है। जो आपके इमोशंस हैं, वो इमोशंस अगर आप महसूस नहीं करोगे तो वो सिर्फ ऊपर ऊपर का जाएगा। तो एक्टिंग के ज़रिए आप अपने को पहचाने, ये आपका सबसे बड़ा डिसिप्लिन होना चाहिए। ज़माने में कहा जाता है कि स्क्रिप्ट ज़्यादा आपको मिलती नहीं थी, and we never scripts, but today how difficult or easy was it, and who were the actors who couldn't follow scripts or forgot the script, and you know we hear about so many takes. देखिए स्क्रिप्ट नहीं होती थी ये तो आम बात थी, सीन नहीं होते थे भाई। अब मुझे याद है कि राजेश खन्ना और मैं एक सीन कर रहे हैं जिसके पहले 2 पेजेस आए हैं, और वो दोनों पेजेस हम कर रहे हैं, हमको ये नहीं मालूम कि तीसरा पेज क्या होने वाला है। वो जो है कादर खान साहब एक चेंबूर में बैठ के, जहाँ वो एक्टिंग भी कर रहे हैं, वहाँ का वो लिख रहे हैं। तो 2 पेजेस हमने कर लिए, और तीसरा पेज जो है हम वेट कर रहे हैं कि कब वो फैक्ट्स आएगा और हमको मिलेगा और हम किस तरह से करेंगे। तो इसमें अगर आप ज़रा भी रियलिज्म लेकर आए तो आपको तो हैट्स ऑफ। हॉलीवुड में कोई इंसान नहीं है जो ऐसा कर सकता है। कोरोना में ग्वालियर पैलेस में लिखते थे कादर खान साहब बैठ करके पूरे
हाँ, मगर ये तो वो एक्टिंग भी कर रहे थे जब हम ये फिल्म कर रहे थे, तो Which वो एक्टिंग कर रहे थे और उसके बीच में ये लिख रहे थे और फिर हम कर रहे थे. Unbelievable at today's time. Ma'am, of all the roles that you have done, which was the role that you found most challenging? That really, tested you as an actor? वो एक फिल्म है जो बहुत कम लोगों ने देखी है. उसका नाम है खंडर. मृणाल सेन की फिल्म है. क्योंकि वो कैरेक्टर बहुत क्वाइट है और वेरी इजीली शी कुड हैव प्लेड अ विक्टिम, मगर वो जिस तरह से प्ले हुआ है वो विक्टिम नहीं है. उसमें एक इनहेरेंट डिग्निटी है. वो जो बारीकी है उसको समझना ये बहुत मुश्किल होता है. तो और उसके अंदर मुझे जो है बहुत ज़्यादा अपने अंदर जाना पड़ा और बहुत इंट्रोस्पेक्शन के बाद वो जामिनी मेरे अंदर से निकली. आई थिंक दैट वाज द स्ट्रगल. Thank you. एक किस्सा है मैडम, बहुत इमोशनल है. मासूम के बारे में हमने काफ़ी बात करी. 83 में फिल्म रिलीज हुई. उसके कुछ साल के बाद ही मेरी जो हमारे एल्डर ब्रदर है उनकी वाइफ मेरी भाभी एक्सपायर हुई. मैं देखता था कि भाई वो पिक्चर बहुत देखते हैं बैठ करके. फिर मैंने एक दिन उनको पूछा क्यों देखते हो. बोले इस पूरी मूवी में 2 सीन है रेलवे स्टेशन की न्यू दिल्ली में, जब नसीर साहब जुगल हंसराज को लेने जाते हैं और एंड में छोड़ने जाते हैं. उसमें जो बैकग्राउंड अनाउंसमेंट हो रही है उस रेलवे स्टेशन पे अनाउंसर की, वो मेरी भाभी की आवाज़ है, बिकॉज शी वाज announcer there at the railway station. And he used to watch that Oh movie my again and God. again and again. I think big compliment कि उसकी वजह से, क्योंकि उस टाइम पे ना वीडियो कैम होते थे, ना उनकी कोई वीडियो है उनके पास, ना कोई आवाज है उनके पास रिकॉर्डेड. तो he used to listen to that moment again and again. It's very touching. Yeah. Very, very touching. Of course. हेलो मैम, Hi. मैं तो वो पूछना चाहती हूँ कि आपकी स्किन 74 इयर्स के आप हो और इतनी अच्छी स्किन है, वो कैसे? सीरियसली मुझे लगता है मेरे माँ बाप का देन है. बहुत शाइन कर रही है. नहीं दोनों. तो 74 में कभी भी इतनी अच्छी स्किन नहीं होती है. No, I am lucky. I have it Lucky. from birth. और देखिए मेरे ये सिर्फ इतने हैं सफेद हाँ, बाल. सब मैंने देखा कभी मैंने. अपने बाल कभी डाई नहीं किए. Oh, हाँ, never. क्या बात. I have a last question. It's a little emotional, related to our country only. Is like you are working as a socialist and working for the women empowerment also. तो मैं जानना चाहती हूँ कि जब आप छोटे थे, आप बच्चे थे, तो कभी आपके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ होगा जिससे आप कभी डरे होंगे, सेफ फील नहीं किए होंगे. तो हम सबके लिए आप एक रोल मॉडल हैं. तो आज की जनरेशन, आज की बच्चियों को आप क्या बताना चाहेंगे कि उस टाइम आपके दिमाग में क्या होता था कि मैं अपने आप को कैसे सेफ फील करवाऊँ. तो सब आपको सुनना चाहेंगे और वो शायद आपको अमल भी करें इस बात के लिए. नहीं देखिए ये बहुत मुश्किल सवाल है. ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को कैसा सेफ फील कर सकते हैं. आपके अतराफ जो एटमॉस्फेयर है वो एटमॉस्फेयर में वो सेफ्टी होनी चाहिए. मुझे याद है कि एक बार मैं जो हूँ सिंगापुर में कोई प्ले कर रही थी और रात में 1 बजे पिक्चर देख के मैं अकेली वापस आ रही थी सिनेमा हाउस से अपने होटल. और मुझे इतना इत्मीनान था कि मेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं होगी. तो मुझे लगा दिस शुड बी द नॉर्म. इट इज़ रियली रियली सैड कि हमारे यहाँ ये अभी तक ये प्रॉब्लम होता है. और ये ख़ास तौर से वर्क प्लेस में सेफ्टी नहीं होने की वजह से ये कोशिश होती है कि आप जो है वापस घर में बैठ जाओ, आप काम मत करो. तो इसके लिए जो पेट्रियार्कल जो सोसाइटी है उसके खिलाफ लड़ना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से आपको अपने में बहुत कॉन्फिडेंस करना पड़ेगा रियलिस्टिकली. ये नहीं कि आप बेवकूफ़ी के साथ करें अरे मेरे को नथिंग विल हैपन, बट अपना सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ लड़कियों को करना बहुत ज़रूरी. मुझे लगता है कि आजकल क्या हो रहा है कि ऐसा तो हो रहा है कि लड़कियां एम्पावर हो रही हैं, लड़के अभी नहीं बदले. लड़कों को बदलना बहुत ज़रूरी है. और मुझे लगता है ये जो है वो माँ का फ़र्ज़ है कि वो लड़के को ये बताए कि वो और औरत इक्वल हैं और दोनों की रिस्पेक्ट इक्वली करना चाहिए. क्योंकि माँ इतना बिगाड़ देती है अपने बेटे को कि वो समझता है कि मैं ही जो हूँ सूरज हूँ और चाँद हूँ सब कुछ हूँ, और वो उसके लिए तैयार नहीं है कि जो आज की लड़की है वो किस तरह से
उससे क्या एक्सपेक्टेशंस करेंगे और वो एक्सपेक्टेशंस को किस तरह से फुलफिल करेंगे। वाह Thank you so much. Thank you for the lovely answer. मैम, एक और बात, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर गिविंग अस सो मेनी वंडरफुल एंड लवली मूवीज। काश जो भी सारे एक्टर्स हैं ये देखे, आपकी फिल्मोग्राफी देखे और इस तरह की और भी हम कमाल की शबाना आजमीज पैदा करें इस स्टेज में। तो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस ऑन रेडियो नशा फिल्म क्लब एंड वादा कीजिए एक और बार आप आएंगे क्योंकि बहुत सारी फिल्में और भी बाकी है। जरूर जरूर, Yeah. it was my pleasure. बिल्कुल, Thank you thank you very so much for much. having me. Thank you everybody. Thank you. Radio Nasha.